गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के भी हैं इसके अंदर, और जो भी करंट जो चल रहे हैं वो भी है, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड भी हैं, जो हमने क्लासेस लिए हैं उससे भी हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर्स भी हैं, और एक दो क्वेश्चन आई थिंक वैसे भी हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। सो टुडेज टॉपिक इज हियरिंग इम्पेयर्ड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। एक ध्यान रख लेना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे जस्ट फोकस ऑन द करेक्ट आंसर। ट्राई करना कि करेक्ट आंसर तो आप निकाल ही रहे हो, लेकिन उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है उसके पीछे का वो भी बहुत अच्छे से समझ लेना, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ईच क्वेश्चन, बिकॉज द सेम क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन डिफरेंट वेज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो ऑलवेज रिमेंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओटाइटिस मीडिया इज अ डिजीज ऑफ विच बॉडी पार्ट। ओटाइटिस मीडिया जो है वो कौन से बॉडी पार्ट का है? बहुत ईजी है इसका आंसर। दैट मीन्स ईयर से रिलेटेड ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ओटाइटिस मीडिया मिडल जो ईयर है हमारा, कहाँ, मिडल ईयर में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। कब होता है? मिडल ईयर में। ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर को ही इफेक्ट करता है, इनर ईयर को इफेक्ट नहीं करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द टेम्परेरी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये टेम्परेरी कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस इन बेबीज। अब भाई बेबीज की बात की गई है, सो दिस क्वेश्चन इज आस्क फॉर द रिस्क फैक्टर ऑफ द हियरिंग इन इन्फेंट्स, मतलब पता होगा छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है। फिर बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, येस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस, येस इट कुड बी पॉसिबल। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 101% हो सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये सभी ऑप्शन जो हैं सही हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। Loud noise during pregnancy, infection during the pregnancy, and family history can increase the risk of the hearing loss in the babies. So both genetic and environmental factors are important in the hearing loss. So let's move further. Next question is third one. When should a child hearing be checked? भाई कब बच्चों की hearing को आप चेक करोगे, and why? At the birth, at the 6th month, at the first year, all the above. सो बेसिकली जब भी आपको लगे कि हाँ बच्चे जो है वो हियरिंग में प्रॉब्लम कर रहा है या फिर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, आप किसी भी टाइम, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये है, जब भी आपको लगे दैट चाइल्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग योर वॉइस और आंसर, दैट मीन्स उसको कहीं ना कहीं हियरिंग प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाओगे, ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन बी अ साइन ऑफ हियरिंग लॉस इन यंग चिल्ड्रन। अब यंग चिल्ड्रन की बात की गई है। डज नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड, येस इट कुड बी पॉसिबल। इफ चिल्ड्रन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग योर साउंड, हैज़ डिलेड स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, येस हो सकता है। डिफिकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, येस ऑल आर ट्रू। If the child doesn't respond to sound, has delayed speech or cannot follow instruction, all can be warning sounds. So the correct answer is D. Option D, all of the above. ठीक है. Next, move further. Which type of hearing loss happens because of damage to inner ear or hearing nerves? So sensory neural hearing loss occur due to the damage to cochlear or auditory nerves. So which one is? यहाँ ध्यान रखो, पहली बात क्या गई, इनर ईयर और किस चीज़ की बात की गई, इनर ईयर और हियरिंग नर्व्स की बात। अब देखो नर्व्स से याद रखो, नर्व्स किस में होती है, ये न्यूरल यानी कि हमारे न्यूरो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे नर्व सिस्टम का पार्ट है, तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आ जाएगा इसका आंसर। बेसिकली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अकर ड्यू टू द डैमेज टू द कॉक्लियर और ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। हमेशा ध्यान रखो, कंडक्टिव जो होगा वो किससे होगा, वो होगा आउटर ईयर से। कंडक्टिव होगा आउटर और मिडल ईयर, किससे, आउटर और मिडल ईयर से। और इसका ये किससे होगा, ये हमेशा इनर ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। और मिक्स जो है वो मैंने आपको बताया ही था, मिक्स किससे होता है हमेशा, बोथ, दोनों ही आ जाएंगे, यानी कि दोनों वाले पार्ट, आउटर मिडल और इनर, तीनों ही आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस की बात की गई है, सो फर्स्ट वन, लाउड नॉइज एक्सपोजर, येस इट कुड बी। हियरिंग लॉस प्रेजेंट एट बर्थ, येस कॉन्जेनाइटल।
इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो वी आर गोइंग विद द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. Congenital factors, infection during pregnancy and loud noise are all possible causes of the hearing loss in the children. Let's move further. Question number 7. Which of the following can help treat hearing loss in children? क्या चीज़ें हैं जिससे hearing loss जो है वो treat किया जा सकता है in children? Cochlear implant, yes, हमने पढ़ा था वीडियोज़ में. Hearing aid, yes. Speech therapy, yes. All are important, so we are going with the D option, all of the above. Treatment depends on the severity, first one. Always remember जो treatment है वो आप severity के according दोगे. So यहाँ पर सारी ही option सही है. That means जो ideal option हमारे लिए होगा वो होगा all of the above. Hearing aid, cochlear implant and speech therapy, all are important role. ठीक है. Question number 8. What is the name of hearing loss that happens with old age? अब old age के लिए ना एक word मैंने आपको बताया था वीडियो में, ध्यान याद होगा शायद आपको. Presbycusis, क्या था? D, this one. Sensory, no. Conductive, hearing, no. Presbycusis, याद रख लेना. It mainly affect the high frequency hearing. Basically ये कब मतलब अफेक्ट करती है जब जो लोग एज में हो जाती है जिनकी, उनके कान में प्रॉब्लम किस लिए होती है? एज रिलेटेड होती है और ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को इजीली नहीं सुन पाते. नेक्स्ट मूव. क्वेश्चन नंबर 9. कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू अप्रोक्सीमेटली व्हाट मिनिमम साउंड लेवल कैन डैमेज हियरिंग. अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है या फिर कोई भी पर्सन है, वो कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर लेवल की साउंड के एक्सपोजर में है, तो कितने लेवल की जो साउंड है वो धीरे धीरे हमारे जो कान है या ईयर की हियरिंग को डैमेज कर सकती है. So, क्या हो सकता है? 60 dB नो, 100 नो, 120 नो, 80. अगर आप 80 से अबव यानी कि continuous exposure above 80 dB can increase the risk of hearing damage. Okay, always remember that longer exposure increase, the damage also increase. जितना ज़्यादा आप उस एक्सपोजर में रहोगे, ज़्यादा लाउड नॉइज़ वाले, उतने ही आपके कान जो है वो धीरे धीरे अफेक्ट होगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज सडन हियरिंग लॉस. सडन की बात की गई है, अचानक से होने वाला जो हियरिंग लॉस है. बताओ कौन सा हो सकता है? इन्फेक्शन, यस हो सकता है. फिर उसके बाद हेड इंजरी, यस बहुत कॉमन कॉज है हेड इंजरी भी. नेक्स्ट लाउड नॉइज एक्सपोजर, हाँ हो सकता है आराम से. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. सो सडन की बात की गई है क्योंकि इन्फेक्शन भी अचानक से ही होता है, हेड इंजरी भी हो जाती है, लाउड नॉइज एक्सपोजर हो, तो सडन हियरिंग लॉस होना बहुत कॉमन है. ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और सही भी होंगे. तो आप यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन बी है 9th में और 10 में डी है. चलो 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस. कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात की गई है, बताओ ज़रा 1 सेकेंड कौन सा हो सकता है. कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात की गई है. ईयर वैक्स बिल्डअप, बताओ कौन सा होगा. ईयर इन्फेक्शन, डैमेज टू इनर ईयर की तो बात ही नहीं की है यहाँ पर, कंडक्टिव में तो होता ही नहीं है, गलत है. जेनेटिक फैक्टर्स नो. ईयर इन्फेक्शन सबसे बढ़िया होगा, खास करके ओटाइटिस मीडिया हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो ये होगा हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस का. कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने का सबसे मेजर कॉज है ईयर इन्फेक्शन का होना. ठीक है. कंडक्टिव हियरिंग लॉस हैपन्स व्हेन द साउंड कैन नॉट ट्रैवल प्रॉपर्ली थ्रू द आउटर और मिडल ईयर. तो ईयर इन्फेक्शन, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ऑलवेज याद रखना. ओटाइटिस मीडिया जो है वो मिडल ईयर में होता है. ठीक है. और जो ईयर इन्फेक्शंस हैं और मिडल ईयर में होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस है. याद रखना है ये पॉइंट्स हमेशा. ओके. यानी कि कंडक्टिव जो है वो हमेशा आउटर और मिडल में होगा. आउटर और किस में होगा? मिडल में. लेकिन वहीं जो ओटाइटिस मीडिया है वो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है, ये मिडिल ईयर में प्रॉब्लम की वजह से. तो यहाँ ईयर इन्फेक्शन आप लोगे. ईयर वैक्स बिल्डिंग तो आउटर में होता है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स पीपल विद हियरिंग लॉस कम्युनिकेट. ओके, कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है हियरिंग जो लॉस पीपल्स को कम्युनिकेट करने में? अमेरिकन साइन लैंग्वेज, हाँ. लिप रीडिंग, हियरिंग एड्स, यस ऑल आर करेक्ट. सो बेसिकली क्या होगा इसका मेजर आंसर? हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव.
अमेरिकन साइन लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज विद दी लिप रीडिंग होगी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एक मैथड है, बट डिपेंड करता है लोगों की चॉइस पर कि वो किस लेवल पर है, किस एज पर हैं और उनका कम्युनिकेशन प्रेफरेंस क्या होगा। ओके, 13 क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द वाइब्रेशन दैट ट्रैवल थ्रू द एयर एंड मेक अस हियर। अब क्या होती है वो बताओ ज़रा फटाफट, वो कौन सी वाइब्रेशंस होती हैं जो ट्रैवल करती है एयर के थ्रू और हम उन्हें आराम से सुन सकते हैं। व्हाट आर दीज? साउंड, हियरिंग, एयर स्टिमुलेशन और वॉइस, विच इज़ करेक्ट? दैट इज साउंड। याद रखना, साउंड होती है, साउंड जो है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है, वाइब्रेशंस होती हैं जिन्हें हम अपने कान के थ्रू सुन सकते हैं। साउंड इट प्रोड्यूस व्हेन अ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, साउंड ईयर ऑडिटरी नर्व्स और सीधे ब्रेन की तरफ जाएगी। ये पूरा का पूरा मतलब एक मैकेनिज्म है जो काम करता है। जो साउंड है वो जो हमारे ईयर्स हैं, ईयर जो है हमारे वो कन्वर्ट करते हैं उन साउंड वेव्स को इनटू नर्व सिग्नल्स और ब्रेन को देते हैं, ताकि ब्रेन जो है एक मीनिंगफुल साउंड क्रिएट कर सके, बता सके कि इसका मीनिंग ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प्स स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट कम्युनिकेट। कौन कौन सा हो सकता है असिस्टिव डिवाइस फॉर दी हियरिंग इम्पेयर्ड? हियरिंग इम्पेयर्ड की बात की गई है। व्हील चेयर बिल्कुल भी नहीं, ये तो लोकोमोटर डिसेबल। क्रचेस नो। कम्युनिकेशन बोर्ड यस। ऑप्टिकल एड्स भी नहीं होंगे, ऑप्टिकल एड्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होते हैं। Communication board contains picture, symbol, letter and other words that help students express their needs, ठीक है। Specially useful for children who are hearing impaired. Communication board हमेशा उनके लिए यूज़ किया जाता है कि जो hearing impaired होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। किशोर यूजेस अमेरिकन साइन लैंग्वेज। किशोर एक बच्चा है जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज यूज़ करता है एंड इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग हिज स्पोकन इंग्लिश थ्रू स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी के थ्रू उसने अपनी इंग्लिश भी ठीक की है। वट इज़ द बेस्ट क्लासरूम सपोर्ट फॉर हिम? क्लासरूम में बेस्ट सपोर्ट क्या हो सकता है? ए, इम्प्रूव द क्लासरूम साउंड सिस्टम बाय यूजिंग एम्पलीफिकेशन। हो सकता है ऐसा, लेकिन आगे फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम। मेक श्योर द क्लासरूम हैज़ गुड लाइटनिंग एंड सीट हिम नियर द टीचर। हाँ, ये मान सकते हैं, बी जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा है। देखो, गुड लाइटनिंग हो, सीट जो है वो बढ़िया हो उस बच्चे के लिए। आस्क क्लासमेट टू टेक नोट्स फॉर हिम, नो। बट वही आप डिपेंडेबल थोड़ी बनाओगे बच्चे को। लेट अस इंटरप्रेट एक्सप्लेन होल लेसन, बिल्कुल भी नहीं। ये भी बच्चे को मतलब आप डिपेंड कर रहे हो किसी और पे। तो सबसे जो सुटेबल आंसर है, सबसे बढ़िया आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, क्लासरूम में ना टीचर्स कुछ एकोमोडेशंस देती हैं। पहला हो सकता है गुड लाइटनिंग हो सकती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ जब आप टीचर बोल रहे हो। अवॉइड स्पीकिंग वाइल राइटिंग ऑन द बोर्ड, कभी भी ना लिखते टाइम आप इग्नोर करो बोलना। रिड्यूस द बैकग्राउंड नॉइज, क्लास को हमेशा ऐसे रखो कि बैकग्राउंड नॉइज ना कैंसिल हो, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज हैव सम टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एज इट इज कॉपी किया है। सो कितना परसेंट? देखो 1% होता है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कितने परसेंट न्यू बॉर्न बेबीज जो है उन्हें हियरिंग लॉस होता है, तो 1% होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 100 न्यू बॉर्न बेबीज हैव सम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। दैट इज़ वाई न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग इज रिकमेंडेड इमीजिएटली आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ना एक चेकिंग होता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी। एक चेकिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है बच्चों की ड्यूरिंग, मतलब जैसे बच्चा बर्थ लेगा ना उसके थोड़े टाइम के बाद ही वो स्क्रीनिंग की जाती है चेक करने के लिए कि कहीं बच्चे को हियरिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 17, चिल्ड्रन विद विच टाइप ऑफ हियरिंग लॉस मे नीड अ कॉक्लियर इम्प्लांट। भाई कॉक्लियर इम्प्लांट की बात की गई है, कॉक्लियर इम्प्लांट किस बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है बताओ ज़रा। कॉक्लियर इम्प्लांट किसके लिए होगा? कॉक्लियर कहाँ होता है? अंदर होता है, इनर ईयर में। तो इससे याद रखना ये सेंसरी नर्व्स का पार्ट है, हमारी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की टाइप बात की गई है, क्योंकि मॉडरेट हेयरिंग नहीं, माइल्ड नहीं, कंडक्टिव नहीं, सेंसरी न्यूरल। क्योंकि कॉक्लियर जो है वो हमारे नर्व सिस्टम वाला पार्ट है, ठीक है। अंदर की तरफ हियरिंग का वो पार्ट है इनर ईयर का, जो नर्व्स तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। So cochlear implant is used mainly for the children with severe to profound sensory hearing loss, especially when hearing loss do not provide enough benefit. Okay. Question number 18. Which hearing device is mainly used for people with conductive hearing loss or those who cannot wear regular hearing aids? अब ध्यान से समझो, hearing device बताना है mainly used with conductive hearing. Conductive in the sense पता भी था, conductive hearing loss जो है वो
आउटर और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन की वजह से, हु कैन नॉट वियर रेगुलर हियरिंग एड्स, उनके लिए आप क्या करोगे भाई? जो बच्चा है उसके लिए बॉडी एड नहीं, कॉकलियर इम्प्लांट नो, बोन वाइब्रेटर येस, दिस कुड बी अ suitable answer for this question. Okay, so it's question number 19. Conductive hearing loss can happen because of ear injury, severe ear infection, otosclerosis और blockage. Which part is mainly affected? देखो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का ना पूरा का पूरा बता दिया है कि क्यों होता है। सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, ऑक्टोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज इन ईयर। अब ये बताओ जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो कौन से पार्ट को मेनली अफेक्ट करता है? ईयर के। ठीक है, अब बताओ ज़रा, पिन्ना होगा? बिल्कुल भी नहीं। पिन्ना के बारे में तो भाई वो तो बाहर वाला आउटर ईयर होता है ना जो हमें दिखाई दे रहा होता है। ईयर कैनाल नहीं, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यस यही है। बोन ऑफ द मिडिल ईयर नहीं, ये भी नहीं है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बोन से कोई काम नहीं है यहाँ पर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो सही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ड्रम, ओके, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग साउंड। मैंने आपको पिक्चर में ही दिखाया था कि कैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम जो है वो साउंड को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। इफ द ईयर ड्रम इज डैमेज ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी, साउंड ट्रांसमिशन बिकम वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो रिमेंबर कंडक्टिव हियरिंग लॉस मेनली अफेक्ट ईयर कैनाल, ईयर ड्रम और मिडिल ईयर बोन्स। इफेक्ट तो करता है बट बेसिकली यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द नॉर्मल हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? बहुत कॉमन और मतलब एक तरह से डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा हो सकता है बताओ जल्दी से? इट्स सी, बहुत कॉमन और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। 20 to 20,000 हर्ट्स ये हमारी हियरिंग रेंज है ह्यूमन ईयर की। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, विच पार्ट इज डैमेज, सॉरी वन सेकेंड, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हैपन्स बिकॉज ऑफ डैमेज टू विच पार्ट? भाई किस पार्ट में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है वो चीज़ बतानी है। हैपन बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ विच पार्ट, कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है सेंसरी न्यूरल से? इनकस, बोन याद है, वही है तीनों बोन, मैलिस, कॉकलियर और ईयर ड्रम। अब जल्दी बताओ कौन सा हो सकता है? सेंसरी न्यूरल की बात की गई है, न्यूरल से समझ लिया करो नर्व से रिलेटेड है। इनर ईयर की बात की गई होगी, बिल्कुल अंदर वाला जो ईयर है, तो ईयर ड्रम उसका पार्ट होता ही नहीं है, आउटर ईयर का और मिडिल ईयर का पार्ट है। मेलिस वही तीन बोन ये वो हैं, तो आंसर करेक्ट इज सी, कॉकलियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस? कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात की गई है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, इसीलिए आ रहे हैं। इनर ईयर डैमेज, हियरिंग लॉस, ब्लॉकेज ऑफ इनर ईयर कैनाल, मेल फॉर्मेशन ऑफ इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व्स। बताओ जरा कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात की गई है तो वेरी कॉम, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ब्लॉकेज ऑफ द ईयर कैनाल, ईयर कैनाल में ब्लॉकेज की वजह से होता है ये। ठीक है, अब ब्लॉक्ड ईयर कैनाल ड्यू टू द ईयर वैक्स, फॉरेन मतलब लाइक बाहर को कोई ऑब्जेक्ट कान में गिर गया हो, और स्वेलिंग प्रिवेंट साउंड फ्रॉम रीचिंग द ईयर ड्रम। कोई भी ऐसा प्रोसेस होना, किसी वजह से स्वेलिंग आ जाना जिसकी वजह से साउंड जो है इनर ईयर ड्रम तक नहीं पहुंच पा रही, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, प्री-बाइक्यूसिस इज एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज मेनली अफेक्टेड? भाई इसकी बात की गई है, बताओ ज़रा कौन सा हो सकता है? ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कान का कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है? इस यूस्टेशन ट्यूब नो, पेन्ना नो, ऑसिकल्स नहीं, कॉकलियर। ठीक है, ध्यान रखना। प्रीबाइक्यूसिस मेजरली एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। With aging, the sensory hair cell inside the cochlea gradually wear out, making it difficult to hear high frequency sound. Always remember in the prebacusis, मेरी pronunciation में भी different हो सकती है। कॉकलिया की जो हेयर सेल्स होती हैं, कौन सी हेयर सेल्स जो होती हैं, हमने याद है पर देखा भी था पिक्चर में, हेयर सेल्स जो होती हैं इसके अंदर, वो एज के साथ धीरे धीरे क्या होने लग जाती हैं, वो ग्रेजुअली हटने लग जाती हैं या फिर वीक होने लग जाती हैं, जिनकी वजह से जो एज मतलब ओल्ड एज पर्सनस हैं उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये एक एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द मिडिल ईयर? मिडिल ईयर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है बताना है। स्टेपेज, ऑडिटरी नर्व्स, कॉकलिया, ऑर्गन ऑफ कॉटरी। बताओ जरा कौन सा हो सकता है?
जल्दी बताओ क्या हो सकता है, बताओ बताओ। स्टेपिस, ये हमारी सबसे छोटी वाली बोन होती है, मिडिल ईयर में है ये स्ट्रक्चर, ये ऑसिकल्स का ही पार्ट है, ध्यान रखना ये ऑसिकल का पार्ट है। हमारी 3 बोन होती है ना, उनमें सबसे छोटी वाली जो बोन है वो ये होती है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए है इसका। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, जल्दी बताओ, डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25। आज की वीडियो थोड़ी सी मतलब लाइक बड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि भाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABR? ABR की फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर से उठाया मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, ABR क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको नॉर्मली मतलब क्वेश्चंस में आपने पढ़ा भी होगा। करेक्ट आंसर बेसिकली इसका डी है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्ड लिखा है, नहीं गलत है। देखो ऑडियो ब्रेन स्टेम, नहीं ऑडियो से पता चल गया, गलत है ये वाला भी, ये भी गलत है। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्क्यू, नो गलत। तो आंसर क्या होगा, डी। इसकी फुल फॉर्म है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट मीन्स हाउ ऑडिटरी नर्व्स एंड ब्रेन स्ट्रीम रिस्पॉन्ड टू साउंड। इसका मतलब यही होता है कि ऑडिटरी नर्व्स जो है वो ब्रेन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इसका मीनिंग ये था। इट कॉमनली यूज इन न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग एंड फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग रेगुलर हियरिंग लॉसेस। बेसिकली न्यू बॉर्न जब उनकी स्क्रीनिंग होती है उस टाइम पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, और ऐसे बच्चे जो कि रेगुलर क्लासरूम के अंदर ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 26, which type of hearing loss is caused by problem in the outer middle ear can affect by treated medically or surgically, often be treated। कौन सी प्रॉब्लम है जो आउटर और मिडिल ईयर में होती है और उसे सर्जरी के थ्रू या फिर मेडिसिन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। तो बहुत कॉमन सी है, बहुत ईजी है ये। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी नहीं हो सकती सही, मिक्स्ड भी थोड़ा बहुत चांसेस हैं, बट हाँ कंडक्टिव हियरिंग लॉस ट्रीटेबल है, सही हो सकता है, क्योर किया जा सकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 27, डैमेज टू विच पार्ट कॉजेज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। कौन सा पार्ट था, जल्दी बताओ। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जल्दी बताओ। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, मैंने पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया था। ये क्वेश्चन किसके साथ होता है, जल्दी बताओ। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉकलिया के थ्रू ब्रेन तक रिस्पॉन्ड, यानी कि ये हमारा अगर कॉकलिया है, यहाँ से ये हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन तक, सॉरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है नहीं मेरी, यहाँ से यहाँ तक साउंड ट्रांसमिट नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज नर्व्स में प्रॉब्लम है। यहाँ ये जो नर्व्स है ना, इनमें प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑडिटरी प्रोसेसिंग सेंटर्स इन द ब्रेन, यानी कि जो ऑडिटरी नर्व्स है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह, ये जो नर्व्स है ना ऑडिटरी नर्व्स, इसमें प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से जो साउंड है वो कॉकलिया से ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग सेंटर इन द ब्रेन, ये इसका सही आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ द ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, समझ आ गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 28, विच टेस्ट चेक द फंक्शन ऑफ आउटर हेयर सेल्स इन द कॉकलिया। कौन सा होता है भाई, जल्दी बताओ। ये एक डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन है, मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया था, काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये वाला, तो मैंने खुद से इसको एकदम अच्छे से चेक किया कि आंसर क्या हो सकता है। विच पार्ट चेक द फंक्शन आउटर सेल इन दी कॉकलिया, कौन सा एक फंक्शन है, मतलब टेस्ट चेक करने के लिए एक टेस्ट है जो चेक करता है फंक्शन आउटर सेल जो कॉकलिया के अंदर है उसको, बताओ कौन सा होगा। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, नहीं ये नहीं होगा। डेवलपमेंट चेकलिस्ट, नहीं। ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, ये होता है सी, इसका आंसर सी है। डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी टफ था, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने स्किप भी किया होगा ये क्वेश्चन। हायर रिस्क रजिस्टर, नहीं, तो इसका आंसर क्या है, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑप्शन करेक्टली नेम द ट्री मिडिल ईयर बोन्स। भाई इजी है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है और अच्छा भी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि उसका वो क्या होता है, क्या कहते हैं सीक्वेंस, जो हमारी ईयर की बोन है अंदर की उनका। तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले याद रखो एम, याद रख लो इसको, एम आई और एस से याद रखोगे, MIS आएगा, क्या होगा MIS, मेलिस इनकस स्टेपिस, इससे याद रखना MIS, ये इसकी एक एब्रीविएशन याद कर लो, M से मेलिस MALLEUS, सेकेंड इंकस INCUS, थर्ड वन STAPES STAPES स्टेपिस, इससे याद रख लो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी।
फॉर विच लेवल ऑफ हियरिंग लॉस इज अ कॉकलियर इम्प्लांट जर्नली रिकमेंडेड? कॉकलियर की बात की गई है भाई, बहुत कॉमन सा है। कॉकलियर जब इम्प्लांट किया जाता है जब कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सीवियर हो, ठीक है, जब सीवियर हियरिंग लॉस होता है, जब कॉकलियर इम्प्लांट की बात की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, थैंक यू। तो हमारी वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे अच्छे लेवल गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आती हो ना, या यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, टीजीटी उन सभी की तैयारी कर रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना जो रिस्पॉन्ड है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।